फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कल्चर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कल्चर क्या है, कल्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो उससे पहले ये जानते हैं, उससे पहले कुछ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आएंगे हम कि क्या डेफिनेशन है, सोशियोलॉजिकली कल्चर क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमें बचपन से जो है हम कुछ चीज़ें, कुछ बिहेवियर जो है आप वो अपने सीखते हैं, लर्न करते हैं। हमें कैसे बैठना है, हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ लोग वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। किस तरह के हमें कपड़े पहनने हैं, इंडिया में पहले सिर्फ धोती कुर्ता पहनते थे और जो वीमेन होती थी वो साड़ीज पहनती थी। तो ये सब कहाँ से आता है? हर कल्चर में अपना ये अलग होता है। हर सोसाइटी में, आप यूएसए में जाएंगे तो वहां पर लोग कुछ अलग तरह का खाना खाएंगे, कुछ अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, उनके कुछ अपने अलग बिलीफ्स होंगे, है ना, अपनी कुछ अलग मान्यताएं हर कंट्री की अलग होती हैं। तो ये इनके बीच का ये क्या डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस पैदा कर रहा है ये है कल्चर। ये कल्चर है जो इस तरह के डिफरेंसेस पैदा कर रहा है ना। और जो ज्यादातर हमारे बिहेवियर है ये हमने देखा है कि हम बचपन से लर्न करते हैं। तो कल्चर क्या है? तो कल्चर क्या है? कल्चर इज अबाउट एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, प्रोडक्ट्स, तो जो ऑफिशियली कहेंगे हम डेफिनेशन है वो है कल्चर इज अबाउट हमारे जो भी एटीट्यूड्स हैं, बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, है ना, और जो भी सारे प्रोडक्ट्स जो कि एक सोसाइटी के लिए कॉमन है उसको हम कहते हैं कल्चर, है ना। जैसे कि जब हम किसी अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़कर क्या करते हैं? हम नमस्कार करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी कल्चर का पार्ट है ना। हम नवरात्रों में नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये हमारी की जो बिलीव्स हैं, है ना, ये जो हमारी नॉर्म्स है, ये क्या है? दिस इज अबाउट आवर कल्चर, है ना। राजस्थान में लोग वो बहुत कलरफुल ड्रेस पहनते हैं तो ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये क्या है? दिस इज कल्चर। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, ईटिंग हैबिट्स हो, फूड हैबिट्स हो, है ना, हमारी कुछ भी बिलीव्स, वैल्यूज हो, ये सब किसका पार्ट है? दिस इज ऑल अबाउट कल्चर। यही कल्चर है। साथ साथ और क्या चीजें? जो प्रोडक्ट्स जो आज हमारे पास आप पेंटिंग्स देखते हैं, जो आर्किटेक्चर आप देखते हैं, ये सब क्या है? ये भी हमारी कल्चर का पार्ट है। जिससे कहते हैं मटेरियल कल्चर, जिसको हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है। चाहे वो हमारी बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, हमारे नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक है, इतने डिफरेंट तरीके के हमारे डांसेस हैं। तो ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो वो सारी चीजें, जो वो सारे लर्नड बिहेवियर्स जो हमने सीखे हैं, वो सारे बिहेवियर का मतलब क्या? ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारी कुछ वैल्यूज होती है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, है ना, हमारे कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे कुछ ईटिंग हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, हमारा एक ड्रेसिंग स्टाइल है। तो ये सब सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये हम लर्न करते हैं। कहाँ से लर्न करते हैं? अपनी कल्चर से। इन्हीं सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? कल्चर बनता है। कल्चर कितने तरह की होती है, कितने टाइप की होती है? तो ब्रॉड लेवल पर अगर आप देखें तो कल्चर जो है वो मटेरियल भी हो सकती है और नॉन मटेरियल भी हो सकती है। मटेरियल का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट जैसे आपका आर्किटेक्चर है, आपकी पेंटिंग्स हैं, आपके डांस स्टाइल्स हैं, म्यूजिक के स्टाइल्स हैं, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल कल्चर है ना, जो आपकी सोसाइटी के लिए कॉमन है। आपने देखा कि इंडियन में जो बिल्डिंग्स हैं उनका एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपकी कुछ डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स है, राजस्थानी पेंटिंग्स, बशौली पेंटिंग्स, है ना, कुमाऊं पेंटिंग्स, डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट आपके म्यूजिकल स्टाइल्स हैं, डांसेस हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिनको आप देख सकते हैं। तो ये वो पार्ट है कल्चर का जिसको आप देख सकते हैं ना। तो वो उससे कहते हैं मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब क्या है?
जो कि इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे एटीट्यूड्स, हमारे आइडियाज, हमारा बिलीफ सिस्टम। जैसे हमारी कल्चर में कहा जाता है, हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि भाई जो भी है वो सब भगवान का है, आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो ये जो बिलीफ है ये क्या है, ये आपके कल्चरल बिलीफ्स है, जो कि किसका पार्ट है, नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है। कल्चरल लैग, अब ये मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, जो मटेरियल और नॉन मटेरियल हैं, दे चेंज डिफरेंटली। कहने का मतलब क्या है कि जो जैसे मटेरियल कल्चर है, कभी कभी होता है कि मटेरियल कल्चर ज़्यादा रैपिडली चेंज हो जाती है और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो उतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से एक गैप आता है, उस गैप को हम कहते हैं कल्चरल लैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि जो मटेरियल एस्पेक्ट जैसे टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत जल्दी चेंज हो गई। आज मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स जो हैं वो घर घर तक पहुंच चुके हैं, गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। तो जो हमारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन्स हैं। तो ये पार्ट किसका है कि मटेरियल कल्चर तो चेंज हो गई है, मोबाइल फोन्स पहुंच गए, आज लड़कियों के पास भी मोबाइल फोन्स है, गांव में भी मोबाइल फोन्स है। बट जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो चेंज नहीं हुई है ना। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो आज भी कहते हैं कि भाई लड़कियों को ज्यादा मोबाइल फोन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कुछ खाप पंचायत ऐसी थी जैसे यूपी में, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियां जो है मोबाइल फोन नहीं रखेंगी। तो ये जो वैल्यू सिस्टम था ये चेंज नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो क्या हुआ कि नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो उतनी तेजी से चेंज नहीं हुई जितनी मटेरियल कल्चर चेंज हो गई। तो इसी को कहा गया है कल्चरल लैग, कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के वो डिफरेंट पेस के हिसाब से चेंज होते हैं और फिर उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं कल्चरल लैग। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे मटेरियल कल्चर तो चेंज होगी बट जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो चेंज नहीं हुई। तो उसकी वजह से जो एक गैप आया है उसको हम कहते हैं कल्चरल लैग। अब जनरली कल्चर को जो है अब बहुत ही डेली यूसेज में जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि कल्चर भी हम एक तरह से यूज कर लेते हैं, कल्चर को ही सोसाइटी कह देते हैं, या हम कह देते हैं कि ये तो बड़ा कल्चर्ड है, बड़े कल्चर्ड लोग हैं, और किसी को कहेंगे बड़ी अनकल्चर्ड लोग हैं। जबकि सोशोलॉजी में अनकल्चर्ड जैसा कोई टर्म नहीं होता। एवरी इंडिविजुअल है सम कल्चर, एवरी सोसाइटी है सम कल्चर। अनकल्चर जैसा कुछ नहीं होता है। हर सोसाइटी की अपनी कोई कल्चर हो सकती है, वो आपके हिसाब से अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, वो बात अलग है। पर हर सोसाइटी की, और इंडिविजुअल भी इसी सोसाइटी का पार्ट होता है, किसी न किसी सोसाइटी का, तो उसकी अपनी एक कल्चर होती है। तो कोई भी अनकल्चर्ड नहीं होता है, कोई ना कोई कल्चर उसकी जरूर होती है। लेकिन सोशोलॉजिस्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर। हाई कल्चर का मतलब क्या, वो सारे एटीट्यूड्स, वो सारी वैल्यूज, वो सारे बिहेवियर पैटर्न्स which are associated with सोशल एलीट, जो समाज के, जिसको हम एलीट कहते हैं, है ना, जो संपन्न वर्ग होता है, जो सोसाइटी को कहना चाहिए एक पहचान देता है, जो एलीट है ना, उनके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीफ्स हैं, उसको सोशोलॉजिस्ट कहते हैं हाई कल्चर। और वो सारे एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, वैल्यूज, वो सारे नॉर्म्स जो कि मासेस के साथ रिलेटेड है, मतलब एक कॉमन आदमी के साथ रिलेटेड है, उसको कहते हैं हम पॉपुलर कल्चर। जैसे पुराने जमाने में होता था कि जो सोशल एलीट थे, जो कि चौधरी जो होते थे, या जो किसी गांव के अपर कास्ट के लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो हुक्का पीते थे, है ना। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये हाई कल्चर का पार्ट हो। इनका ये जो बिहेवियर पैटर्न है, जो हुक्का पीना है,
ये क्या है, एक हाई कल्चर का पार्ट। पॉपुलर कल्चर का क्या पार्ट होगा कि जैसे आज हम सब लोग टीवी देखते हैं, है ना। हाई कल्चर वाले लोग कहाँ जाते हैं, वो आर्ट गैलरीज में घूम रहे हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक मान लीजिए सुन रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हाई कल्चर का पार्ट है। मासेस पॉपुलर कल्चर क्या क्या है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, टीवी देखेंगे, क्रिकेट मैच हम देखेंगे। तो ये सब क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, है ना। जो मासेस, जो एक कॉमन मैन कर रहा है, तो वो सारे जो उसके एटीट्यूड्स हैं, जो बिलीफ्स, वैल्यूज, आइडियाज हैं, उसके जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो सारा पार्ट है पॉपुलर कल्चर का। जो एलीट कर रहा है वो पार्ट है हाई कल्चर। बट एक चीज आप नोट करिएगा कि हाई कल्चर का मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरह से बेटर हैं या फिर सुपीरियर हैं। ये नोशन नहीं है, है ना। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का नोशन नहीं है, जस्ट एक डिफरेंशिएशन है बिटवीन द कल्चर ऑफ एलिट्स एंड द मासेस। इट इज नॉट अबाउट सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब इस कल्चर के क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। कल्चर मेनली 4 चीजों से बना है, 4 इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, या 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये 4 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, सिंबल्स और लैंग्वेज। ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं, या चाहे 4 मेन कहिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो किसी भी कल्चर के होते हैं। अब एक एक करके जो हम डिटेल में देखते हैं कि वैल्यूज क्या होती है, नॉर्म्स क्या होते हैं, सिंबल्स और लैंग्वेज क्या होती है, और ये इनसे मिलके कल्चर कैसे बनता है। जो पहला एलिमेंट है वो है वैल्यूज। वैल्यूज को कैसे डिफाइन किया गया है, वैल्यूज क्या होते हैं, कल्चरली डिफाइंड जो हमारी कल्चरली डिफाइंड कुछ चीजें जिसको हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये समाज के लिए अच्छा है, उनको हम कहते हैं वो हैं वैल्यूज। जैसे हमारी इंडिया में क्या मानते हैं कि फैमिली को तरजीह देनी चाहिए, फैमिली को आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए में जाएंगे तो वहां क्या वैल्यू है, वहां फर्स्ट जो चीज आती है वो है पैसा, मनी। दे वैल्यू मनी। इंडिया में क्या है, दे वैल्यू रिलेशनशिप्स, दे वैल्यू फैमिली, कि फैमिली का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक तरीके से निभाइए, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है, वैल्यू। हमने किस चीज को, हमारी सोसाइटी किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, किस चीज को वो मानती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समाज के लिए ज्यादा अच्छा है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज और बिलीफ्स के बीच में कुछ डिफरेंस है। बिलीफ्स क्या होते हैं, बिलीफ्स आर कन्विक्शंस। बिलीफ्स एक तरह के कन्विक्शंस होते हैं, एक हमारी एक मान्यता होती है कि ये जो है ये सच है। जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि अगर आप भगवान की दिन लगा के, मन लगा के, बिल्कुल दिल से और बहुत प्यार से उनकी पूजा करोगे तो आपको मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे, आप हेल में जाओगे, आप नर्क में जाओगे। तो ये क्या है, हमारा बिलीफ है, ऐसा हम मानते हैं और हमको लगता है कि ये सच है। तो ये बिलीफ्स हैं। ये बिलीफ्स के पीछे क्या होता है, इनके पीछे कुछ वैल्यूज होती है, और हर कल्चर के ऐसे ही अपने बिलीफ्स होते हैं। तो इन कल्चरल बिलीफ्स को कौन ट्रांसमिट करता है, वैल्यूज ट्रांसमिट करती हैं दीज कल्चरल बिलीफ्स ना। तो वैल्यूज और इसके ये जो बिलीफ था कि हमारा कि अगर हम भगवान की बहुत मन लगा के पूजा करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हेल में। इसके पीछे की क्या वैल्यू है, इसके पीछे हम वैल्यू करते हैं कि वर्शिपिंग गॉड इज इंपॉर्टेंट, कि भगवान की पूजा करना इंपॉर्टेंट है और सबको करना चाहिए। ये हमारी वैल्यू है। उस वैल्यू से ये बिलीफ निकला
कि अगर आप अच्छे से पूजा करोगे तो आपको हेवन में जगह मिलेगी। इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं ये कल्चरल बिलीफ को जो है ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट जो वैल्यूज में पार्ट है, जो एस्पेक्ट है वो हमें देखना है, वो आइडियल कल्चर और रियल कल्चर का। जो वैल्यूज होती हैं वो तो ये बताती हैं कि क्या होना चाहिए, कल्चर कैसी होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं, वो क्या कहती हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ये तो वो बता रहा है कि जो होना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ऐसा हो, व्हाट ऑट टू बी। तो दैट इज पार्ट ऑफ आइडियल कल्चर। ये क्या है? आइडियल कल्चर। बट रियल कल्चर एक्चुअली में क्या होता है? दैट इज पार्ट ऑफ रियल कल्चर। हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी कल्चर कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, है ना, और सरकार को जो है अपने सिटीजन्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है? वो तो एक आइडियल कल्चर होगी। एक्चुअल कल्चर में क्या हो रहा है कि लोग झूठ भी बोलते हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, रेप्स भी हो रहे हैं। इसीलिए आपके पास पुलिस है, आपके पास डिफरेंट लॉज हैं, आपने कोर्ट्स एस्टेब्लिश करे हैं। तो वो क्या है? वो रियल कल्चर है, जो कि आइडियल कल्चर से डिफरेंट होती है। इन प्रैक्टिस हम किस तरह से जो हम अपने नॉर्म्स, जो एटीट्यूड्स, वैल्यूज को कैसे लागू कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली में हम उनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रियल कल्चर। ये जो कल्चर है ये कैसे ट्रांसमिट होती है? जो वैल्यूज हैं, है ना, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो हैं किसी एक सोसाइटी में हम जो सारे मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके अंदर कैसे भरी जाती है, उनके अंदर वैल्यूज कैसे पहुंचाई जाती हैं। जब आपके घर में मान लीजिए कोई नया बच्चा पैदा जन्म लेता है, बच्चा होता है, तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आप कैसे इंस्टिल करते हैं, कैसे वो इन समाज की वैल्यूज को सीखता है। तो वो 3 तरीके से सीखता है: रिवॉर्ड, सैंक्शन एंड पनिशमेंट। जैसे रिवॉर्ड का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप किसी बस में जा रहे हैं, वहां पे एक बूढ़ी आंटी आई, तो वो खड़ी थी, सीट नहीं थी, आपने उनको बैठने के लिए जगह दे दी, है ना। तो ये क्या थी? एक वैल्यू थी कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा? हो सकता है वो लेडी आपके सर पर रखकर जो है आपको आशीर्वाद दे दे, एक अच्छे से स्माइल दे दे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिला। तो कैसे रिवॉर्ड मिला? रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको कोई पैसे ही देगा, है ना, कोई एक स्माइल दे सकता है, आपको थैंक यू बोल सकता है ना, जैसे उसने आशीर्वाद दिया। तो ये सब क्या है? रिवॉर्ड है। तो जब ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वो वैल्यूज क्या होती हैं आपके अंदर और मजबूती से एस्टेब्लिश होती हैं। तो आपको लगे कि हाँ अगर कभी आगे भी ऐसा होगा तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें अपने एल्डर्स को सीट देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड इज सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या? अप्रूवल या डिसअप्रूवल। सोसाइटी किन चीजों को अप्रूव करती है, किन चीजों को डिसअप्रूव करती है, उसके हिसाब से भी आपके अंदर जो वैल्यूज हैं या तो वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी या फिर आप उन वैल्यूज को छोड़ दोगे। जैसे सोसाइटी ये अगर ये अप्रूव ना करे कि कोई भी हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को नहीं मारेगा, नो वाइफ बीटिंग, तो अगर इस वैल्यू को प्रमोट करना है तो सोसाइटी को डिसअप्रूव करना पड़ेगा। और कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मारता है तो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उसको मिलके बताना चाहिए कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइफ बीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत है ना। तो सैंक्शन, उस आदमी को लगेगा कि हाँ ये सारे लोग जो हैं मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, ये सब डिसअप्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सोसाइटी की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू को मैं आगे बढ़ावा नहीं दे सकता, मुझे अपनी इस वैल्यू को त्यागना होगा कि जो वाइफ को है मैं उसको मार सकता हूँ, वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सोसाइटी जो है इसको डिसअप्रूव कर रही है। हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे डाउरी का प्रॉब्लम,
डाउरी का प्रॉब्लम क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है, कि जबकि लॉ भी बन गया है लेकिन डाउरी आज भी जिंदा है, डाउरी आज भी चलती है, बल्कि और ज्यादा चल रही है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? इसका का पीछे का रीजन है सैंक्शन, क्योंकि सोसाइटी इसको सैंक्शन करती है, सोसाइटी इसको अप्रूव करती है कि हाँ सही है, डाउरी होनी चाहिए, है ना। जिस दिन लोग इसको डिसअप्रूव कर देंगे कि नहीं डाउरी नहीं चलनी चाहिए, उस दिन डाउरी खत्म हो जाएगा। थर्ड इज पनिशमेंट। अगर आप कोई ऐसा काम करें जो कि सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट में हो, तो आपको सोसाइटी क्या करती है? पनिश करती है। पनिश क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उन वैल्यूज को तोड़ा, है ना। तो आपको सबक सिखाने के लिए आगे से आप ऐसा ना करें, सोसाइटी की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करें, इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे मर्डर करना लगभग हर सोसाइटी में गलत माना जाता है। हर सोसाइटी में जो ह्यूमन लाइफ है उसको रेस्पेक्ट किया जाता है ना। तो इसलिए मर्डर को गलत माना जाता है। तो अगर कोई मर्डर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सऊदी अरब में मान लीजिए उसको फांसी पे टांग दिया जाए, इंडिया में उसको जेल में बंद कर देंगे, है ना। तो मर्डर करना इज रॉन्ग बिकॉज वी वैल्यू ह्यूमन लाइफ, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगा दूसरों को भी सबक सिखाने के लिए कि ये गलती मत करिए, आप ह्यूमन लाइफ की क्या करिए? वैल्यू करिए, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। मर्डर नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये पनिशमेंट इसीलिए दिया गया है कि जो सोसाइटी के सभी जो मेंबर्स हैं वो सोसाइटी के इन वैल्यूज को रेस्पेक्ट करें। तो इस तरह से वैल्यूज को इंस्टिल किया जाता है सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर। जो सेकंड एलिमेंट है कल्चर का, दैट इज नॉर्म्स। अभी जो नॉर्म्स हैं ये भी वैल्यूज से निकलते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या है? नॉर्म से आप क्या समझते हैं? नॉर्म्स आर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि आपको क्या काम करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या रूल्स है किसी सिचुएशन के कि आपको इस तरह का काम करना है या इस तरह का काम नहीं करना है। दे आर डूज एंड डोंट्स। किस तरह का बिहेवियर आपको डिफरेंट सिचुएशन में करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी की डेथ हो गई आपकी फैमिली में, आप उसके घर पर जा रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि वहां पर आप खूब सज धज के जाएंगे, खूब मेकअप करके जाएंगे। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सिचुएशन क्या है कि किसी का कोई फैमिली मेंबर चला गया है, आप मान लीजिए खूब सज धज के खूब संवर के जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। वहां का एक रूल है कि आप ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे, है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, जो रूल्स हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर के इन डिफरेंट सिचुएशन, दे आर कॉल्ड नॉर्म्स, दे आर डूज एंड डोंट्स फॉर आवर बिहेवियर। आपके घर में कोई आता है तो आपको सिखाया गया क्या नॉर्म्स है उसके, कि आप उसको नमस्ते करेंगे, है ना। कोई घर में आपके मान लीजिए कोई अंकल आंटी आते हैं, आपके कोई रिलेटिव आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि नमस्ते करते हैं। तो ये क्या है? नॉर्म्स है कि जब भी कोई आपके घर पर आता है तो आपको इस तरह से उसकी रेस्पेक्ट करनी है। तो ये होती है नॉर्म्स। These norms are learned through internalization. इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है? कि नॉर्म्स को आपको सिखाया जाता है और इस तरह से सिखाया जाता है कि आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। इंटरनलाइज करने का मतलब क्या है? दे बिकम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दे हैव बिकम इंटरनल टू यू। दे आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है उस काम को करने के लिए, आप अपने आप करेंगे। जैसे अब आप इतने आपको इंटरनलाइज कर दिया गया कि आपके घर पे मान लीजिए कोई आएगा तो आप अपने आप नमस्ते करेंगे। बचपन में तो सिखाया जाता है बच्चे, चलो नमस्ते करो अंकल को, नमस्ते करो आंटी को। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हैं, आप ये सीख चुके हैं इतना, तो आप आपके मम्मी पापा को बोलने की जरूरत नहीं है कि बेटा इनको नमस्ते करो, है ना। आप खुद से नमस्ते करते हैं। तो दिस इज इंटरनलाइजेशन। और ये नॉर्म्स जो है हम इंटरनलाइज कर लेते हैं। इंटरेक्शन में हमें सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं। ये जब हम अपने दोस्तों के साथ दूसरों को देखते हैं तो उनसे हम ये नॉर्म्स जो है वो लर्न करते हैं, है ना, इंटरनलाइज कर लेते हैं। जो नॉर्म्स हैं दे वेरी ओवर टाइम। जैसे पहले के जमाने में जीन्स पहनना वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, बट आज आप देखें तो
लड़के क्या, लड़कियां भी जीन्स पहन सकती हैं आज, ये क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड, ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई लड़कियां जीन्स पहनती हैं तो वो आज के जमाने में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले कोई लड़की जीन्स पहनकर निकलती तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट, कि क्या कपड़े पहने हैं उसने, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लेकिन आज के जमाने में, जब आज हम 21st सेंचुरी में हैं, तो लड़कियां लड़के सभी लोग क्या है, वो जीन्स पहन सकते हैं, दिट इज अप्रोप्रिएट, है ना। उसको कोई गलत नहीं कहेगा कि जीन्स पहनना गलत है। तो नॉर्म्स जो है टाइम के साथ जो है वो वेरी करती है। अभी जो नॉर्म्स, जिन रूल्स की बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि जो रूल्स हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कि वेरी करते हैं इन देयर स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी। मतलब कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जिसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है ना। और आप उन रूल्स को ब्रीच करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है। कुछ नॉर्म्स कहने चाहिए, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं बिहेवियर के कि जो बहुत लाइटली फॉलो किए जाते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं भी करते तो ऐसा नहीं कोई आपको फांसी पर टांग देगा या आपको बहुत कोई कड़ी पनिशमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के बेसिस पर नॉर्म्स को क्लासीफाई किया गया है इनटू फॉकवेज। ये मोर्स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोरेज, है ना, मोरेज एंड टैबूस। फॉकवेज का मतलब क्या है, फॉकवेज का मतलब है वो रूल्स ऑफ बिहेवियर, है ना, वो नॉर्म्स सोसाइटी के जो कि ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू लर्नड बिहेवियर। और ये ऐसे नॉर्म्स या ऐसे रूल्स होते हैं जो कि इतनी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो नहीं करने होते हैं, और अगर आप इनको ब्रीच भी कर दें, इनको फॉलो ना भी करें, तो भी आपको कोई, कहना चाहिए कोई पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आपको सिखाया गया है, एक नॉर्म्स क्या है हमारे, कि जब कोई आपको गिफ्ट दे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बट ये जो नॉर्म है, ये जो रूल है, ये इतना स्ट्रिक्टली, या इसकी स्ट्रेंथ कहनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर आप, किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने थैंक यू नहीं बोला, तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई जेल में डाल दिया जाएगा या आपके खिलाफ कोई फाइन लगा दिया जाएगा कि इसने थैंक यू क्यों नहीं बोला, है ना। तो ये ऐसी नॉर्म्स, ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं भी करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं फॉकवेज। फॉकवेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उसमें जिस तरह का हमें बिहेवियर रखना है, ये उसको सिखाते हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी को नमस्ते करनी है, आपने नमस्ते नहीं करी, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ बहुत बड़ा पनिशमेंट दे जाएगा, पुलिस बुलाई जाएगी, इसने इनको नमस्ते नहीं करी, इसको डालो जेल में, है ना, इसके माँ बाप पर फाइन लगाओ 1 लाख रुपए का, इसने नमस्ते नहीं करी। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको लोग बोल सकते हैं कि बड़ा बदतमीज है, इसको लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, लगता है इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं है, इस तरह की बातें कोई आपको बोल सकता है, बट कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आपको मिले ऐसा नहीं होगा। मोरेज क्या होता है, मोरेज वो रूल्स होते हैं जो कि वो कहना चाहिए सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। अगर आप उनको ब्रीच करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो मिलेगा। जैसे कि सोसाइटी की नॉर्म है कि आप विमेन की रेस्पेक्ट करिए, आप रेप नहीं कर सकते हैं, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी नॉर्म्स हैं जिनको की फॉलो करना जरूरी है, और अगर आप ऐसा काम करते हैं इन नॉर्म्स को ब्रीच करके, तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो इनको कहा जाता है मोरेज। सोसाइटी के ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो मोरेज का मतलब हो गया वो नॉर्म्स जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आपको उस समाज में रहना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। टैबूज क्या होते हैं, टैबूज एक और स्टेप आगे जाके, टैबूज वो एक्सपेक्टेशन है आपके बिहेवियर की जो आपको इस तरह से फॉलो करनी है कि कभी आप उसको ब्रीच ना करें, है ना। वो रूल्स जो कभी भी, कहना चाहिए सपने में भी नहीं सोच सकता है कोई कि कोई इसको ब्रीच कर देगा। ऐसे कौन से 2 मेजर ऐसे रूल्स हैं, एक है इंसेस्ट और दूसरा है कैनाबलिज्म। इंसेस्ट का मतलब क्या है कि आप अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कोई बाप
अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, कोई भाई बहन के साथ नहीं कर सकता है, ये जो और क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। दीज आर कॉल्ड टैबूज। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ये सोसाइटी जो है, मतलब सोसाइटी के लिए एकदम अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी सोसाइटी जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा कर भी देता है, तो वो सोसाइटी से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको इतनी सख्त पनिशमेंट मिलेगी कि शायद किसी ने कोई सोचा भी ना होगा। तो इन टैबू कैनिबलिज्म इसी तरह का, क्या कैनिबलिज्म का क्या मतलब है कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान का फ्लैश खाए, है ना, उसको एक खाने के तौर पर यूज करे, है ना, तो ये बड़ा ही अनएक्सेप्टेबल है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है। तो ये इनको कहते हैं हम टैबूज, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है किसी सोसाइटी के लिए। दीज आर टैबूज। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है कल्चर का? इट इज कॉल्ड सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या होते हैं? they represent something else, they are representation of something, है ना। जैसे फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है? हर कंट्री का अपना फ्लैग है। हमारा तिरंगा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। कोई लेडी अपनी मांग में सिंदूर लगा के जाती है, तो सिंदूर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि वो लेडी जो है वो शादीशुदा है, दैट शी इज मैरिड। ये उस चीज का सिंबल है ना। सिंबल्स क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेशन, दे रिप्रेजेंट सम आइडिया, दे रिप्रेजेंट सम बिलीफ, they represent some values। जो शेयर्ड सिंबल्स होते हैं दे बिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी। जैसे ओम का सिंबल है, जब आप ओम देखते हैं तो क्या क्या होता है? सारे हिंदू जो हैं इस पर यूनाइट कर सकते हैं ना। गाय, गाय एक ऐसा सिंबल है, काऊ एक ऐसा सिंबल है जिसके बेसिस पर सारे हिंदूज जो हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, है ना। हमारा तिरंगा क्या है? वो पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। तो ऐसे जो शेयर्ड सिंबल्स होते हैं, जो सोसाइटी के सारे मेंबर्स आपस में शेयर करें, उन सिंबल से सोसाइटी में यूनिटी आती है, एक एकता की भावना आती है, उसी से आपकी एक कल्चर बनती है। जो सिंबल्स होते हैं उनका डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, ये कहना चाहिए डिफरेंट सोसाइटीज में एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे यूएसए में जो लड़कियां होती हैं वो व्हाइट गाउन्स पहनती हैं अपनी मैरिज पे, तो वो व्हाइट गाउन्स ये सिंबलाइज करता है, उनकी वर्जिनिटी को सिंबलाइज करता है। बट चाइना और जापान में भी जो लड़कियां हैं वो व्हाइट गाउन्स पहनती हैं, बट वो व्हाइट गाउन्स वहां पर वर्जिनिटी को सिंबलाइज नहीं करता है। वो सिंबलाइज करता है किसको? एक तरह से सिंबॉलिक डेथ है लड़की की। इसका मतलब क्या है कि उनका ये मानना है, उनका ये बिलीफ है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की एक तरह से डेथ हो जाती है अपनी उस फैमिली में जिसमें वो जन्मी है, जिसमें उसने जन्म लिया है, और उसकी एक नई शुरुआत होती है कि उसको एक नई जिंदगी मिलती है। कहां पर? उसकी उस फैमिली में जहां पर वो शादी होकर जा रही है। इसलिए वो व्हाइट गाउन पहनते हैं। तो ये व्हाइट गाउन सिंबलाइज करता है किसको? सिंबॉलिक डेथ को, उस लड़की की जिसकी शादी हुई है। जबकि यूएसए में किसको सिंबलाइज कर रहा है? वर्जिनिटी को सिंबलाइज कर। तो जो सिंबल्स का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, अलग अलग कहना चाहिए, अलग कल्चर में, अलग सोसाइटी में, अलग कंट्रीज में। जो नेक्स्ट एलिमेंट है कल्चर का, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया गया है? लैंग्वेज इज सिंपली सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? ये जो ABCDEF क्या है? ये सब भी जो सिंबल्स है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं सिंबल्स को मिला के क्या बनी है? एक लैंग्वेज बनी है ना। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो? इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स विच आर अरेंज सिस्टमेटिकली टू प्रोवाइड मीनिंग्स, है ना। आप जब मैं एलिमेंट्स कह रहा हूं तो ये किसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है। जब मैं डिफाइन कह रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि डिफाइन से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लैंग्वेज क्या है? एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करी है हमारे बीच में। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कल्चर कैसे डेवलप होगा? क्योंकि इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही कल्चर जो है ट्रांसफर होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में।
हम एक दूसरे को समझाते हैं, है ना, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, ये कल्चर पास ऑन करते हैं। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कल्चर कैसे पास ऑन? लैंग्वेज में एक हाइपोथेसिस दिया जाता है जिसको कहते हैं सेपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। सेपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस कहता है कि लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है कल्चरल परसेप्शंस को। उनका कहना यह है कि हर कल्चर में अगर आप देखें तो उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। जैसे इंडिया में आए तो हिंदी है, यूएसए में जाए तो इंग्लिश है, चाइना में जाए तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, चाइनीज है, जापान की जैपनीज है। तो ऐसे जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, जो कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स का अपनी एक लैंग्वेज है। तो जो उनकी लैंग्वेज है वो उनकी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो कहते हैं कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, इनको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। जब कोई आप चीज सोचते हो तो वो उसमें भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं सोशियोलॉजी का एक आंसर लिखूंगा, मुझे जीएस में आज हिस्ट्री पढ़नी है। तो जो भी आप चीज सोच रहे हो आप वो लैंग्वेज के थ्रू सोच रहे हो, है ना। जब आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, जैसे मान लीजिए आपको लगे कि मैं कंफ्यूज हूं, तो इस कंफ्यूजन, जब तक आप इस कंफ्यूजन वर्ड नहीं होगा तब तक आप इस एक्सपीरियंस, जो कंफ्यूजन वाला एक्सपीरियंस है, उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताओगे कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? अभी आप बताओगे कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। अगर एक कंफ्यूजन वर्ड ही ना हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर नहीं कर पाओगे। तो जो एक्सपीरियंस आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस ना कर पाओ, तो ये हाइपोथेसिस कहता है वो एक्सपीरियंस एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि वो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में वो वर्ड ही नहीं है। आपकी लैंग्वेज जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। तो ये है सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। तो जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो आप एक्सप्रेस ना कर सके, दे डोंट एग्जिस्ट। उनके हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो जो भी कल्चर में जो एक्सपीरियंसेस है, कल्चर में जो भी चीजें हो रही हैं, वो किसके थ्रू एक्सप्रेस होती हैं? वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो इसलिए लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर का। अब जो कल्चर है वो सोसाइटी में, जैसे इंडियन सोसाइटी है तो हमारी एक कल्चर है, बट इस इंडियन कल्चर के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है ना। तो डाइवर्सिटीज होती हैं विद इन कल्चर। पहली डाइवर्सिटी क्या हो सकती है कि सब कल्चर हो सकती है। सब कल्चर का मतलब क्या? ये डोमिनेंट कल्चर या पूरी सोसाइटी की कल्चर है, ये हमारी सब कल्चर है, और ये डोमिनेंट कल्चर है। सब कल्चर का मतलब क्या होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो एक अपनी एक डिफरेंट कल्चर जो है वो बना लेता है, जो कि डोमिनेंट सोसाइटी से थोड़ी सी अलग होती है। वो डोमिनेंट सोसाइटी की जो कल्चर है उसको तो मानता ही है, उसको फॉलो करता है, बट उसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक डिफरेंट सब कल्चर उसको बना देते हैं। और ये सब कल्चर किसके बेसिस पे बन सकती है? आपकी हॉबीज के हिसाब से बन सकती है। जैसे कुछ लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद है, कुछ लोगों को स्ट्रीट प्लेस हो सकता है, स्ट्रीट प्लेस उनकी हॉबीज हो। ये आपके इंटरेस्ट पे भी बन सकता है। जैसे आपका मान लीजिए ऑक्यूपेशन, जैसे आप पुलिस में हैं या आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो इनके बेसिस पर भी क्या होता है, एक डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। और ये ग्रुप्स क्या कर सकते हैं? अपनी एक डिफरेंट कल्चर बना सकते हैं। जैसे जो स्ट्रीट प्लेस देखने जाएं, उनकी कल्चर हो सकती है कि वो शाम को मिलते हों, फिर स्ट्रीट प्लेस देखते हों, फिर वो पार्टी करते हों, है ना, एक साथ मिलकर खाना खाते हों, जहां पर कि कोई कास्ट का, कुछ रिलीजन का कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो सकता हो। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, एक अपनी एक डिफरेंट कल्चर बना, जो कि डोमिनेंट कल्चर से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हो सकता है कि ये ब्यूरोक्रेट सारे मिलके एक ऐसा ग्रुप बना लें कि जो कैसे कपड़े पहने, हमेशा वो सूट बूट में रहें, है ना, वो हर संडे जो है वो गोल्फ खेलने जाएं। तो इस तरह के जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, इस तरह की जो फूड हैबिट्स हैं, जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, हो सकता है ये हायरार्की पर बहुत ज्यादा फोकस करते हों। तो इस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या किया, अपनी एक डिफरेंट सब कल्चर एस्टेब्लिश कर ली, है ना। वो डोमिनेंट कल्चर को तो मानते हैं, बट एक उनके कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि उनको दूसरों से अलग कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम सब कल्चर।
सब कल्चर का यूज कहां पे आएगा? आपको पॉवर्टी में देखने को मिलेगा। जब हम कहते हैं कि पॉवर्टी क्यों है, तो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये जो पुअर हैं, इनकी अपनी एक सब कल्चर है जो कि सोसाइटी से थोड़ी अलग है। क्या सब कल्चर है इनकी? कि इनको कुछ काम नहीं करना है, इनको सिर्फ ये है कि इन्होंने सब कुछ जो है भगवान के भरोसे छोड़ रखे, ये अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि अगर भगवान चाहेगा तो हमारी स्थिति बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। एकदम फैटल हो चुके हैं, फैटलिज्म है इनके अंदर। इन्होंने सब कुछ क्या है, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है। ये मेहनत नहीं करना चाहते, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। इनको सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब क्या, आज बस तुरंत पैसा मिल जाए, उससे खाना खा ले और बस इनका काम हो गया। तो इस तरह की इनकी एक कल्चर है, इन पुअर की एक कल्चर है, जिसकी वजह से ये हमेशा पुअर रहते हैं। तो ये इस तरह से इनकी सब कल्चर के हिसाब से पॉवर्टी का एक्सप्लेनेशन दिया गया। दूसरी तरह की डाइवर्सिटी क्या हो सकती है? काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर का मतलब है जो कि डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट में हो। जो सब कल्चर होता है वो अगेंस्ट में नहीं होता है, वो फॉलो करता है जो कि डोमिनेंट कल्चर होती है। लेकिन काउंटर कल्चर क्या होता है कि काउंटर कल्चर इट इज अगेंस्ट द डोमिनेंट कल्चर। जैसे बुद्धिज्म जब आया, तो बुद्धिज्म ने कुछ एटीट्यूड्स, कुछ बिलीफ्स दिए, कुछ वैल्यूज दी जो कि अगेंस्ट में थी उस वक्त की ब्राह्मणिकल कल्चर के, जो कि डोमिनेंट कल्चर थी, है ना। वो कहता था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई भगवान नहीं होता है, आपको जो है सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, है ना। इस तरह की वो वैल्यूज की बात करता है। वो कहते कि नहीं, मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह का कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का बुद्धिज्म जो था वो बिल्कुल अगेंस्ट में था, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल कल्चर। ब्राह्मणिकल कल्चर क्या था कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, आइडल वर्शिप होनी चाहिए, इस तरह की बातें ब्राह्मणिकल कल्चर करती थी। इन सब चीजों के अगेंस्ट में क्या था? बुद्धिज्म था। तो बुद्धिज्म जब आया तो वो एक काउंटर कल्चर था जो कि डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट में था। इसी तरह से कल्चर से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक है एथनोसेंट्रिज्म और एक है कल्चरल रिलेटिविज्म। शायद एथनोसेंट्रिज्म के बारे में मैं पहले से थोड़ा सा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि जब आप, जैसे हम कल्चरल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो मान लीजिए कोई सोशलॉजिस्ट जो है वो इंडिया, यूएसए से आए और इंडिया की जो कल्चर को जो है वो देख रहा है, वो देख रहा है कि इंडिया की कल्चर कैसे अलग है। तो जब आप डिफरेंट कल्चर्स को आप जब देखते हो, तो जब आप इवेल्युएट करते हो या जज करते हो किसी डिफरेंट कल्चर को ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन कल्चर, उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म, है ना। कि आप किसी और की कल्चर को, आप किसी डिफरेंट सोसाइटी की कल्चर को आप उनको इवेल्युएट कर रहे हो, उनको जज कर रहे हो अपनी कल्चर के हिसाब से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई यूएसए का सोशलॉजिस्ट आया है, वो इंडिया में देख रहा है कि इंडिया में शादियां कैसे होती हैं, तो उसने देखा यार यहाँ तो अरेंज मैरिज हो सकती है, यहाँ तो क्या है, लड़के लड़की पहले से नहीं मिलते, यहाँ तो माँ बाप जो है वो शादियां फिक्स करते हैं। तो उसको लगेगा यार ये तो बड़ा गलत तरीका है। हमारे यहाँ तो क्या है, वो पहले से मिलते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है कि शादी करनी है नहीं करनी है, तब आगे जाके वो डिसाइड करते हैं, पहले एक दूसरे को डेट करते हैं। तो उसको लगेगा यार यहाँ तो बड़ा अजीब तरीका है, ये तो बड़ा शायद गलत है। तो ये जो गलत सही आप जज कर रहे हैं, या आप किसके हिसाब से कर रहे हैं? आप अपनी कल्चर के हिसाब से कर रहे हैं, आपके यहाँ जैसा होता है उसके हिसाब से कर रहे हैं। इसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। जबकि अपनी जो कल्चर होती है वो कई सलत, मतलब कहना चाहिए गलत या सही नहीं होती है, हर एक जगह की अपनी अलग कल्चर होती है। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या कहता है? कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि जब आप किसी दूसरी कल्चर को इवेल्युएट करें,
कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि जब आप किसी दूसरी कल्चर को आप इवेल्युएट करना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड्स और बिलीफ्स को समझना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी कल्चर से कंपेयर मत करिए, आप उस कल्चर को उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। उसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट थे हैरिस, उन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म का एग्जांपल दिया, और ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि यूके में या यूरोप के जो लोग हैं, उनके हिसाब से उनको लगता है कि हम गाय को जो है इतना क्यों पूजते हैं, काउ वर्शिप क्यों करते हैं, है ना। यहाँ इतने लोग गरीब हैं, खाने को नहीं है, इतनी हंगर पॉवर्टी है, तो इससे अच्छा तो ये गाय को खा लें। यहाँ तो इतनी गाय हैं, गाय को क्यों नहीं खाते हैं, क्यों उसकी पूजा करते हैं। तो हैरिस कह रहा है कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो इसको कहेंगे हम एथनोसेंट्रिज्म, है ना। आप अपनी कल्चर के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि आप बीफ खा लेते हैं, बट इंडिया में कोई बीफ नहीं खाता है। आपको क्या करना है, जब आपको समझना है कि हम काउ वर्शिप क्यों कर रहे हैं, तो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, आपको यहाँ पर आके देखना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो वो समझाते हैं, वो कहते हैं कि काउ क्या कर रही है, काउ आपको मिल्क दे रही है ना, जो कि आपकी खाने की जरूरत को पूरा कर रही है। काऊ का जो डंग है, जो गोबर है, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, पहले जमाने में जो घर होते थे उनको लेपने के काम में आता था, फर्टिलाइजर के तौर पे काम आता है। और जब मुसीबत पड़ती है तो इसी गाय को बेच के जो है वो छोटे किसान क्या करते हैं, उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है ना। इस तरह से अगर आप देखें, और साथ में क्या करता है काऊ का एक और काम है कि वो हमें ऑक्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे फार्म्स में काम करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से काऊ देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए, क्या फंक्शंस है उसके। तो अगर हम इस गाय को ही खाएंगे तो फिर तो हम मतलब अपना ही नुकसान करेंगे। तो वो इसलिए समझाता है, हैरिस कहता है कि इसलिए वहां पे काऊ वर्शिप की जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसको कहेंगे कल्चरल रिलेटिविज्म। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ये हमारा पूरा हो गया है। इसमें एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, कल्चर जो है हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रक्चर। थैंक यू।